जब से अनुराग यादव कांड हुआ है, अनुराग यादव कांड को लेकर के लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके पैरवी भी कर रहे हैं। और पैरवी करने की वजह से जो अनुराग के चाहते थे, जैसे जो हर कोई आदमी चाहता था कि अनुराग को न्याय मिले, अनुराग को न्याय मिले, ठीक ना। अब ये तो जो घटना हुई है, लोग उसी को एंगल से देख रहे हैं। अब आगे किस तरह घटना हुई, क्यों घटना हुई, घटना का क्या कारण था, घटना का क्या मूल उद्देश्य था, ये हमें आप तो वही कुल्लू निकाल लेते हैं और आपको बचा देते हैं। चाहे वह अपराधी रहा हो। देखिए, हाँ सही बात आप कहें, चाहे वह अपराधी रहा हो, न्यायालय की नज़र में 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा न्यायालय नहीं देता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए गहनता से छानबीन होती है कि कहीं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़। जेके इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, बता दें मौजूदगी जौनपुर में है और जौनपुर में एक खबर बहुचर्चित, बहुत ही वायरल हुई अनुराग हत्याकांड को लेकर। जिस प्रकार से अनुराग की हत्या कर दी गई, आज भी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार उन अपराधियों के साथ हुआ क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जौनपुर ज़िले से अधिवक्ता जुड़ रहे हैं और क्या कुछ मामले होते हैं कोर्ट कचहरी के, क्या कुछ मामले होते हैं कानून प्रक्रियाओं के, क्या कुछ मामले होते हैं पेशी और सुनवाई के। हम अनुराग यादव के प्रति क्या कुछ अभी कोर्ट में चल रहा है, क्या कुछ न्याय के विचार के अधीन अभी है, न्याय विचाराधीन है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल में जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, आपके चैनल को भी। जी बताएं। वकील साहब, क्या नाम पड़ेगा? गिरिजा शंकर निषाद। ये बताइए, अभी इतना दिनों से ये अनुराग यादव का जो मामला है कोर्ट पे तारीख पे तारीख वो मिलती जा रही है, इसमें कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वीरेंद्र प्रधान को? देखिए, जब कोई मामला न्यायालय का होता है तो जब तक न्यायालय पूरी तरह से जांच नहीं करवा लेता और जब तक पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं बरत लेता, तब तक न्यायालय कोई जजमेंट पास नहीं करता। और क्या पूछेंगे? जैसा कि देखा जाए सर, जो लालता की बीवी भी हैं, कोर्ट में अपनी अर्जी लेकर जाती हैं और वहाँ कहती हैं कि जब से मेरा ब्याह हुआ हम यही घर में उतरे हैं। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अधिवक्ता क्या कुछ? देखिए, अब लालता की पत्नी क्या कह रही है, उसके क्या आरोप हैं, अब ये तो वही जान सकती है। जैसे आपके यहाँ भी अगर कोई घटना घट जाए या हमारे यहाँ कोई घटना घट जाए, तो बचाव पक्ष की तरफ से हम आप जरिए अधिवक्ता अपनी बात रख सकते हैं, अपनी दलील दे सकते हैं कि नहीं हुजूर माय लॉर्ड, ये ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे वह बता रही है कि मैं 90 सालों से रह रही हूँ, ठीक ना। तो अब वो 90 सालों से रह रही है वे तो बता दी, लेकिन अब जब वह कागज़ पेश करेगी, उसका कोई सबूत पेश करेगी, तब उसकी बातें मानी जाएंगी कि ये 90 सालों से रह रही है। तो ऐसा किसी से कह देने से थोड़ी हो जाता है कि 90 साल से रह रही है, 100 साल से रह रही है। यहाँ भी अधिवक्ता जी आपसे बात करें तो 90 साल की जो लालता की बीवी भी हैं, उनकी एज भी नहीं होगी। किस आधार पर 90 साल की बात? मैंने अभी आपसे क्या बताया पत्रकार महोदय कि देखिए, आप अपनी बात न्यायालय में रख सकते हैं। अब वह न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बात सही है या गलत है। इसीलिए तो न्यायालय जो है हर बातों का अवलोकन करता है, हर पेपर का गहराई से निरीक्षण करता है न्यायालय, तभी तो कोई जजमेंट पास करता है। अगर किसी की बात सुन करके अगर जजमेंट पास कर दे तो बताइए, आदमी जीते जी तो मर जाएगा। तो विचारण न्यायालय में क्यों होता है, ट्रायल न्यायालय में क्यों चलता है? यही कारण है। ये सब तो चल ही रहा था, तमाम तारीख पे तारीख पढ़ ही रही थी, तो उसी बीच में एक खबर निकल कर आती है कि राजेश एसआई जो थे उनकी कोर्ट से बिल मंजूर होती है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, जब भी कोई केस जो है किसी भी मामले में जब FIR लॉन्च होती है, से FIR हो जाती है, तो FIR होने के बाद वह जो है न्यायालय के समक्ष भेज दिया जाता है। तो जब न्यायालय में जाता है तो हमारे यहाँ न्यायालय की 3 कड़ियाँ हैं। एक तो है सेशनल कोर्ट, जो हमारे ज़िले से बिलोंग करता है, जिसे हम कहते हैं जिला सत्र न्यायालय। दूसरा होता है हाई कोर्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। तीसरा होता है उच्चतम न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आप अपनी बात की पैरवी के लिए आप अपनी याचिका सबसे पहले आप सेशन कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो सेशन कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है, जो जज होता है, वह बड़ी बारीकी से आपके सारे पेपर को देखता है, निरीक्षण करता है। तो यहाँ के जो जज होते हैं सेशन कोर्ट के, अगर उनके पावर्टी में रहती है, उनके समझ में आता है कि नहीं ये बेल आउट होने लायक है,
तो बेल दे देते हैं। अगर वो उनके समझ में नहीं आता है कि नहीं ये बेल देने लायक नहीं है तो खारिज कर देते हैं। तो जब वो खारिज कर देते हैं तो इसी सेशनल कोर्ट के खिलाफ अपील करने के लोग हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट तो अब हाई कोर्ट ही है, आप जानते ही हैं। तो वहाँ पे उसी पेपर को, उसी ग्राउंड को फिर से निरीक्षण किया जाता है। तो वहाँ जैसे यहाँ पे राजेश यादव, एसआई राजेश यादव की जो फाइल खारिज हुई, तो उसके खिलाफ राजेश यादव का परिवार हाई कोर्ट गया। जब हाई कोर्ट गया तो वहाँ पे जो है जो विद्वान अधिवक्ता होते हैं वो अपने तर्क में, अपनी दलीलों में ये जरूर पेश किए होंगे कहीं न कहीं से राजेश यादव के जो है वहाँ जमानत के पर्याप्त आधार पाए होंगे, उनकी बहस में आया होगा, उन पेपर में कहीं न कहीं से निकाले होंगे। देखिए अधिवक्ता जो होता है वह बाल का खाल बना देता है, समझ रहे हैं ना, और वह जैसे चाहे वैसे मोटिवेट करता था। पेपर जैसे हम आप पेपर, आप जैसे हम आप एक जनरल आदमी हैं, पेपर को देख करके हम आप नहीं बता सकते कि इसमें क्या होने वाला क्या नहीं वाला। लेकिन जो विद्वान अधिवक्ता हैं जब पेपर देखेंगे ना तो उसमें से ऐसे ऐसे जगहों से क्लू निकालेंगे, आपको बचा लेंगे। तो अगर पक्ष की तरफ से हैं, जैसे आपको जेल से बाहर आना है तो आपको जेल से बाहर कर लेंगे, हाउ एनी कंडीशन, किसी भी तरह से भी आपको कर लेंगे। उस पेपर केस डायरी पढ़ेंगे, FIR पढ़ेंगे, केस डायरी पढ़ेंगे, चार्जशीट जहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा जो आपको बचा लेगा। तो वही क्लू निकाल लेते हैं और आपको बचा देते हैं, चाहे वह अपराधी ही रहा हो। देखिए हाँ सही बात आप कहें, चाहे वह अपराधी रहा हो। न्यायालय की नज़र में 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा न्यायालय नहीं देता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए गहनता से छानबीन होती है कि कहीं मेरे हाथों कोई निर्दोष तो सजा आपका नहीं हो रहा है, किसी निर्दोष को तो मैं सजा नहीं दे रहा हूँ। इसलिए उसी की आड़ में, उसी के संदेह के लाभ में जो है कभी कभी दोषी भी दोष मुक्त हो जाते हैं। आपसे बातचीत करके अनुराग केस पे हमको बहुत ही अच्छा लगा, शायद हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा। लेकिन इसी कड़ी में एक नाम बहुत चर्चा में निकल कर आता है, वीरेंद्र प्रधान जी। वीरेंद्र प्रधान जी जिस प्रकार, उनके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ बताएं कि जो जैसा बोता है वह उसी तरह से काटता है। वीरेंद्र यादव गांव के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम किए हैं और इसी की देन है कि आज कबीरुद्दीनपुर गांव में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। और जब से अनुराग यादव कांड हुआ है, अनुराग यादव कांड को लेकर के लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके पैरवी भी कर रहे हैं। और पैरवी करने की वजह से जो अनुराग के चाहते थे, जैसे जो हर कोई आदमी चाहता था कि अनुराग को न्याय मिले, अनुराग को न्याय मिले, ठीक ना। अब ये तो जो घटना हुई है लोग उसी को एंगल से देख रहे हैं। अब आगे किस तरह घटना हुई, क्यों घटना हुई, घटना का क्या कारण था, घटना का क्या मूल उद्देश्य था, ये हमें आपको तो पता है नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इकलौता घर का चिराग था, अगर वो दुनिया से विदा कर दिया गया, उसे धारदार हथियार से काट दिया गया तो ये देश स्तब्ध था। तो ऐसे परिवार के साथ ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए समाज की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर ये सारी चीज़ देखा जाए तो वाकई में वीरेंद्र यादव जो ग्राम प्रधान है काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं इस केस को लेकर, जिस प्रकार से अनुराग यादव की धारदार तलवार से निर्मम प्रकार से हत्या की गई, उस पर अपराधियों के लिए आप अधिवक्ता होते हुए क्या नज़रिया है, क्या सजाएं होनी? देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल न्यायालय का है। मैंने आपको अभी एक सवाल के जवाब में, एक सवाल की आपकी जवाब हमने दिया है कि देखिए जब मामला न्यायालय का होता है तो पक्ष जो है अपनी दलीलें पेश करता है, विपक्ष जो है अपनी दलीलें पेश करता है। जैसे आपको बचना है तो आप अपना तरकीब ढूंढेंगे, हमें बचना है मैं अपनी तरकीब ढूंढूंगा, मुझे आपको फंसाना है तो मैं अपनी तरकीब लगाऊंगा, आपको हमें फंसाना है तो आप अपनी तरकीब लगाएंगे। तो जब बात न्यायालय की होती है तो गहनता से उसकी जांच होती है। मित्रों देख सकते हो न्यायालय के मामले में रही बात जैसे धारदार तलवार से हत्या की गई है, शरीर से गर्दन को उड़ा दिया गया है, तो यह है विरलतम से विरलतम श्रेणी का अपराध माना जाता है। इस अपराध में सिर्फ 2 ही सजा है, आजीवन कारावास। क्या ऐसे अपराधियों को भविष्य में बेल मिलने की संभावनाएं आपके द्वारा? देखिए फिर वही उसी टॉपिक पे आप आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब बात न्यायालय की है, विचारण का है, अब ये न्यायालय अपने ट्रायल में ये जजमेंट करेगी। जब ट्रायल करेगी उसमें सारा सामने मामला तथ्य उजागर होकर के सामने आएगा तो वही निर्धारित किया जाएगा कि ये लोग जो दोषी हैं किस सेक्शन के अंतर्गत इनको दंडित किया जा सकता है। अपराध तो देखा जाए पूरा भारतवर्ष, देश दुनिया भी ने देखा
कि किस प्रकार का ये अपराध थे। ऐसे अपराध शायद इस जीवन काल में जब से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है तब से ऐसे अपराध कहीं देखने को नहीं मिले सिवाय अनुराग यादव के। जी देखिए, अशिक्षा भी जहाँ रहती है, क्रूरता जहाँ रहती है, घमंड जहाँ रहता है, तो इस तरह की घटनाएं आम बात हो जाएंगी। क्योंकि जिस ज़मीन, तिल भर ज़मीन के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के विवाद में एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद थाने पे जाते हैं, फिर मुकदमा दर्ज होता है, फिर जेल जाते हैं, जेल आते हैं। यानी अगर शुरू से देखा जाए कि अगर जैसे एक बिस्वा ज़मीन के लिए आप विवाद कर लिए तो समझ लीजिए 5 बीघे ज़मीन का पैसा आप बर्बाद करेंगे मुकदमा लड़ने में। क्योंकि मारपीट करेंगे, दवा दर्पण कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, थाने पर जाएंगे, FIR कराएंगे, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय जाते आते आपके पैर की चप्पल घिस जाएगी, वहाँ भी पैसा खर्च होगा, रास्ते में पैसा खर्च होगा, घर परिवार बिखरेगा। तो यानी एक बिस्वा जमीन के विवाद में आप 5 बीघे जमीन को बर्बाद कर देंगे। आप ये समझिए इतनी पूंजी आपकी बर्बाद होगी। इसलिए छोटे छोटे विवादों से बचे, जमीन के छोटे छोटे विवादों से बचे। हाथ 2 हाथ, 1 बीता 2 बीता से कोई मामला नहीं बनता है, कोई मायने नहीं रखता है। उससे आपका परिवार कम नहीं हो जाएगा, उससे आपकी आमदनी कम नहीं हो जाएगी, उससे आपकी जीविका आनी बंद नहीं हो जाएगी, आपकी जीविका नहीं चलेगी। ये सब वहम आप लोग दिल से निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ज़मीनी विवाद हमेशा एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती है। और एहसास तब होता है जब घटना घट जाती है। अगर घटना घटने के पहले एहसास हो जाए तो शायद है ज़मीनी विवाद जन्म ही न ले। यह मामला जो कमरुद्दीनपुर का है, इस मामले पर आज हमारे साथ खास मेहमान अधिवक्ता गिरिजा शंकर जी थे। इन्होंने अपना वक्तव्य रखा और किस प्रकार से इन अपराधियों को किस ट्रायल के थ्रू क्या कोर्ट और कचहरी की प्रक्रियाएं होती सबके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन कहा भी जाए अधिवक्ता सारी चीज़ों को पब्लिक में नहीं उजागर कर सकता, किस प्रकार से कोर्ट में ट्रायल होते हैं, क्या बेसिस पे बेल भी होते हैं। इनसे मिलकर हमें अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा कि क्या इनके विचार तर्क योग्य थे, क्या इनके विचार समाज के योग्य, समाज के हितों के लिए इन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहें, क्या वह समाज में आने वाले समय में प्रभाव डालेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक तथ्यों और रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।